हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सुपर टेट पर। तो आइए दोस्तों, आज मुख्य इंपोर्टेंट सीडीपी के प्रश्न देखते हैं, यानी बाल विकास के देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है। यानी यह डेफिनेशन किसने दी है? तो यह जो डेफिनेशन दी है डम्बल ने दी है, रॉस ने दी है, मन ने दी है या मैकडूगल ने दी है। तो यह डेफिनेशन जो दी है आपकी, वह आपकी किसने दी है? तो ये डम्बल महोदय ने दी है। किसने दी है? डम्बल महोदय। यानी डम्बल महोदय का कथन है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवदान है। यह कथन है आपका डम्बल महोदय का। किसका है? डम्बल महोदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। यानी जो ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है वो क्या है? ऑप्शन ए अवधि है, ऑप्शन बी नव यानी नवीनता है, ऑप्शन नंबर सी या रुचि है, ऑप्शन डी के आकार है। तो जो ध्यान को केंद्रित करने की जो आंतरिक दशा होती है उसे हम रुचि कहते हैं। क्या कहते हैं? रुचि कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यह तीसरा क्वेश्चन है, क्रोध व भय प्रकार हैं। यानी जो क्रोध और भय हैं वे प्रकार हैं। ऑप्शन ए अभिप्रेरणा का, ऑप्शन बी संवेग का, और ऑप्शन सी परिकल्पना का, ऑप्शन डी मूल प्रवृत्ति का। तो ये क्रोध व भय होते हैं वह आपके संवेग होते हैं। कौन से होते हैं? संवेग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? यानी यह कथन किसने दिया कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है? जीन पियाजे ने, वुडवर्थ ने, वैलेंटाइन ने या रॉस ने? तो जो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह जो कथन दिया है वुडवर्थ ने दिया है। किसने दिया है? वुडवर्थ ने दिया है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यह पांचवा क्वेश्चन है कि सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। यानी जो सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो कौन है? कोहलर हैं, थॉर्नडाइक हैं, पावलव हैं या स्किनर हैं? तो जो सीखने के प्रयास और भूल के जो सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो थॉर्नडाइक हैं। कौन है? थॉर्नडाइक हैं। ऑप्शन इसका बी सही हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6वां है कि बंडूरा के अनुसार अधिगम आधारित है। यानी जो बंडूरा महोदय हैं उन्होंने कहा था कि अधिगम किस पर आधारित है? शाब्दिक पुनर्वलन पर, अशाब्दिक पुनर्वलन पर, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन पर या नकारात्मक पुनर्वलन पर? तो जो बंडूरा हैं उन्होंने बताया है कि जो अधिगम होता है वह सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्वलन पर होता है। किस पर होता है? सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मन का, क्वेश्चन नंबर 7वां है कि मन का मानचित्रण संबंधित है। जो मन का मानचित्रण है वो संबंधित है। ऑप्शन ए साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, ऑप्शन बी मन का चित्र बनाने से, ऑप्शन सी है इसका कि मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, ऑप्शन डी है कि बोझ यानी बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से। यानी बोध और समझ बढ़ाने की तकनीक से। जो मन का मानसिक चित्रण जो संबंधित होता है आपका, वह मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से होता है। किस पर होता है? मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण योजना का मुख्य बिंदु है? यानी जो कौन सा शिक्षण बिंदु है इसमें से ये मुख्य बिंदु है? प्रधानाध्यापक का, शिक्षक का, विद्यार्थी का या इनमें से नहीं? तो इनमें से जो शिक्षण योजना का मुख्य बिंदु है ना वो विद्यार्थी है। कौन है? विद्यार्थी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां कि एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है। यानी एक प्रभावी शिक्षक है वह जो कर सकता है। ए कक्षा पर नियंत्रण, बी कम समय में अधिक सूचना देना, सी विद्यार्थी को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, डी दत्त कार्य को ध्यानपूर्वक देकर जाना। तो एक जो प्रभावी शिक्षक होता है वह जो कर सकता है तो विद्यार्थी को सीखने के लिए अभिप्रेरित कर सकता है। क्या कर सकता है? विद्यार्थी को सीखने के लिए अभिप्रेरित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोमल शिल्प उपागम संबंधित है। ऑप्शन ए रेडियो से, ऑप्शन बी दूरदर्शन से, ऑप्शन सी कंप्यूटर से और ऑप्शन डी है कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से। तो जो कोमल शिल्प उपागम होता है वह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से होता है। किससे होता है? मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
और यह क्वेश्चन नंबर 11 में होगा कि आप कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं आंशिक पुनर्वलन के द्वारा, निरंतर पुनर्वलन के द्वारा, दंड के द्वारा, मौखिक भर्त्सना के द्वारा। तो जो कक्षा में अवधान केंद्रित कर सकते हैं तो वो आपका हो जाए आंशिक पुनर्वलन के द्वारा। किसके द्वारा? आंशिक पुनर्वलन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और यह 12वां क्वेश्चन है कि शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? ऑप्शन ए समझ, ऑप्शन बी अनुप्रयोग, ऑप्शन सी सृजनात्मकता, ऑप्शन डी समस्या समाधान। तो जो शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का जो प्रयोग किया जाता है वह आपका सृजनात्मकता के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? सृजनात्मकता के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो शिक्षक का बर्ताव है होना चाहिए प्रशासनात्मक, शिक्षाप्रद, प्रधानाध्यापक केंद्रित या निर्देशात्मक। तो जो शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए वह प्रधानाध्यापक केंद्रित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रधानाध्यापक केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि पद्धति असफल है या शिक्षक असफल है या पाठ्य पुस्तकें असफल हैं या वैयक्तिक असफलता है। तो जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि शिक्षक असफल है। क्या है? शिक्षक असफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। ऑप्शन ए जब शिक्षक फुर्सत में हो, ऑप्शन बी जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, ऑप्शन सी कुछ समय पश्चात, ऑप्शन डी तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो बच्चे की जब जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, जो बच्चा होता है उसकी जिज्ञासा शांत करनी चाहिए तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछा गया हो या उसकी जिज्ञासा हो, तभी उसे उसकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां कि सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? यानी जो सृजनात्मक बालक होते हैं इनमें से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? खोजपूर्ण प्रवृत्ति पाया जाता है, अच्छी अंतर्दृष्टि ये भी पाया जाता है, क्रियाशीलता ये भी पाया जाता है, सीमित रुचि यही नहीं होता है। तो सृजनात्मक बालक में जो गुण नहीं पाया जाता है वो सीमित रुचियाँ नहीं पाई जाती है, बाकी के ये तीनों पाए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, यंत्र या उपयुक्त सभी। तो जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ाने के लिए जो प्रयुक्त की जाती है वह सांकेतिक भाषा प्रयोग की जाती है। क्या किया जाता है? सांकेतिक भाषा प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिसलेक्सिया का संबंध है, यानी जो डिसलेक्सिया है उसका संबंध किससे है? पढ़ने की अक्षमता से, तार्किक अक्षमता से, आंकिक अक्षमता से या तार्किक अक्षमता से। तो जो डिसलेक्सिया का संबंध होता है वो पढ़ने की अक्षमता से होता है। किससे होता है? पढ़ने की अक्षमता से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NCF 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? समावेशी शिक्षा को, एकीकृत शिक्षा को, विशेष शिक्षा को, नियमित शिक्षा को। तो जो NCF 2005 है वह आपकी समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। किसको करता है? समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन इसका ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मूल्यांकन किया जाना चाहिए, यानी जो मूल्यांकन किया जाता है वो किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, बी पता लगता है कि बच्चों की उपलब्धि का, सी ऑप्शन है कि बच्चों की सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, ऑप्शन डी है कि शिक्षकों की उपलब्धि का पता चलता है। तो जो मूल्यांकन किया जाना चाहिए वह आपका बच्चों की सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। इससे क्या होता है? बच्चों के सीखने का स्तर का ज्ञान होता है। सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं होता है। डी ऑप्शन है कि सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो इनमें जो कथन सत्य है वह बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, ये हो जाएगा। यानी बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं होता है, ये जेंडर रूढ़िवादिता कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। एक भाषा, दो भाषा, तीन भाषा, बहुभाषा। तो जो राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा है जिसे NCF 2005 बोलते हैं उसके दस्तावेज में जो भाषा निहित
की गई है आपकी, वो 3 भाषा निहित की गई हैं। कौन सी भाषा निहित की गई हैं? तो 3 भाषा निहित की गई हैं। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? बार्टसन ने, स्किनर ने, एबिंगहास ने या बार्टलेट ने? तो जो निरर्थक शब्दों का जो प्रयोग किया है वो एबिंगहास ने किया है। किसने किया है? एबिंगहास ने निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या TAT द्वारा बनाया गया था, यानी TAT किसके द्वारा बनाया गया था? रोसा के द्वारा, आल्पोर्ट के द्वारा, मैस्लो के द्वारा या मूरे के द्वारा? जो TAT है वो बनाया गया था आपका, तो वो मॉर्गन एवं मुर्रे के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द्वैकारक सिद्धांत संबंधित है, यानी जो द्वैकारक सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? स्पीयरमैन से, थर्स्टन से, थॉर्नडाइक से या स्किनर से? तो जो द्वैकारक सिद्धांत संबंधित है वह आपका स्पीयरमैन से है। किससे है? स्पीयरमैन महोदय से है कि द्वैकारक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, यह किसने कहा है? यानी बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है या किसने कहा है? गैसल ने, गाल्टन ने, डॉक्टर माथुर ने या टर्मन ने? तो बुद्धि पर वंशानुक्रम का जो प्रभाव होता है यह टर्मन महोदय ने कहा है। किसने कहा है? टर्मन महोदय ने। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है व्यक्तित्व का, बुद्धि का, पढ़ने की दक्षता का या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण है वह जो मापन करता है वह बुद्धि का करता है। किसका करता है? बुद्धि का करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका बी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है, यानी एक प्रभावी शिक्षक वह है जो उच्च जाति पात से संबंधित हो, वह कठोर हो, सी ऑप्शन है कि उसका उच्च सामाजिक स्तर हो, डी ऑप्शन है कि वह संप्रेषण में निपुण हो। तो जो एक प्रभावी शिक्षक के लिए जो आवश्यक है वह एक संप्रेषण में निपुण हो। क्या हो? संप्रेषण में निपुण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह लास्ट क्वेश्चन है कि प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था होती है, यानी जो जीन प्याजे हैं उनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जो द्वितीय अवस्था होती है। ऑप्शन ए ज्ञानेंद्रियों व्यवस्था या ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। ऑप्शन बी है कि औपचारिक संक्रिया की अवस्था, पूर्व संक्रिया की अवस्था, मूर्त संक्रिया की अवस्था। तो जो प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जो दूसरी अवस्था होती है तो वो पूर्व संक्रिया अवस्था होती है। क्या होती है? पूर्व संक्रिया अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी एकदम राइट आंसर है। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको ठीक लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।